चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश उपचुनाव की। आप सोचिए किसी राज्य की ऐसी राजनीतिक पृष्ठभूमि है, ऐसा राजनीतिक रसूख है कि इसके उपचुनाव की भी चर्चा पूरे देश में हो रही है। आखिर हो क्यों ना। 2027 में यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने और पिछले 2 विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सभी विपक्षी पार्टियों का सुपड़ा साफ कर दिया। वैसे में वर्तमान समय में यह उपचुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव की रूपरेखा तय करेंगे और खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को बैलेंस कर दिया है। एक दौर पे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में केवल भाजपा ही दिखाई दे रही थी। 2014 से आप सोचिए 2024 तक भाजपामय हो चुका था उत्तर प्रदेश, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव ने यहाँ पर माहौल सेट कर दिया। अचानक से जो तराजू का पलड़ा एक तरफ भारी था वह बैलेंस हो चुका है। तो अब यहाँ पर होना क्या है, चर्चाएं हमें इसी पर करनी है। कारण यह है कि इन उपचुनावों पर 10 सीटों पर चुनाव होने थे, लेकिन फिलहाल 9 सीटों पर हो रहे हैं और राहुल गांधी और कांग्रेस का ये कहना था कि हम यहाँ पर 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अखिलेश यादव इसके लिए रेडी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि हम केवल तुम्हें 2 सीट देंगे, एक खैर की और एक गाजियाबाद खास की। समस्या ये है यह दोनों गढ़ हैं भाजपा के, तो लग रहा था कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं होगी और हुआ भी ऐसा कि राहुल गांधी ने कह दिया कि उत्तर प्रदेश में हम इन 2 सीटों पर भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। आखिर क्यों किया राहुल गांधी ने ऐसा, क्यों वो अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में अग्रज मानने पर मजबूर हो गए हैं? सियासी मजबूरी है या कोई है राजनीतिक रणनीति, चर्चा करना आवश्यक है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं 10 देश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से चर्चित रही है और देश की राजनीति में अगर आपको स्थापित होना है तो उत्तर प्रदेश के रास्ते से आपको जाना पड़ेगा। याद रखिए 2014 में भाजपा की सरकार जो देश में बनी उसके पीछे उत्तर प्रदेश का योगदान रहा है। 70 से अधिक सीटें उत्तर प्रदेश ने भाजपा और उसके गठबंधन को दी और इसके बाद से आपने देखा कि उत्तर प्रदेश का माहौल पूरे देश में अलग देखा जाने लगा। यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने भी अपनी सीट को वाराणसी के रूप में चुना। एक सिंबॉलिक सीट बन गई और इस समय भाजपा के लिए एक मुख्य सीट बनकर उभरी है। लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव इन सभी को परिवर्तित कर गया। अचानक से जो पलड़ा एक तरफ भाजपा की ओर भारी था वह अचानक से अब बराबर आ चुका है। इंडिया गठबंधन के रूप में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने 2024 का चुनाव बहुत अच्छे से लड़ा, लेकिन फिर हुआ क्या? हुआ यह कि कांग्रेस की दिक्कतें बढ़ने लगी। कांग्रेस का जो घमंड हमें दिखाई दे रहा था हरियाणा चुनाव के बाद वह घमंड टूटता दिखाई दिया। तो आज चर्चा जो हमको करनी है उसमें पहली बात यही है कि भाई साहब आखिरकार क्यों राहुल गांधी मजबूरी में ही सही अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में अग्रज मानने पर मजबूर हो गए? क्या यह हरियाणा के चुनाव से लिया गया एक सबक है? बात करते हैं पहले इस पर। हरियाणा चुनाव और मध्य प्रदेश चुनाव या इसमें छत्तीसगढ़ को भी ऐड कर देते हैं। यह 3 चुनाव ऐसे थे जहां पर कांग्रेस की हार के विषय में कोई नहीं सोच रहा था। हर कोई समझ रहा था कि कांग्रेस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आज के दौर पे हरियाणा आराम से जीत जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। छत्तीसगढ़ का चुनाव उन्होंने हारा। मध्य प्रदेश में भी गठबंधन करने को वो तैयार नहीं हुए। आखिर राज्य की लीडरशिप किसी भी दूसरी पार्टी को अपने साथ जोड़ने को तैयार नहीं हो रही थी। इसका रिजल्ट देखने को मिला कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है वह सरकार नहीं बना पाती है। हरियाणा में भी सेम चीज हुआ। वहां पर भी कांग्रेस की जो राज्य की स्तर की कमेटी थी वह आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने को तैयार नहीं हुई। इसका रिजल्ट वहां पर भी देखने को मिला। तो कांग्रेस के अंदर जो घमंड दिखाई दे रहा था या उसकी जो राज्य की लीडरशिप है वह इसी घमंड में रहती है कि हम किसी और को यहाँ पर उभरने नहीं देंगे। ऐसे में कहीं हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ यह जो हार हुई कांग्रेस की, यहाँ से उन्होंने सबक लिया है। लग तो ऐसा ही रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही सभी लोग चुनाव लड़ने वाले हैं और कांग्रेस ने यहाँ पर खुद को पीछे कर दिया है। शायद यह एक अच्छा कदम माना जाता है। इसी से हमारा दूसरा पॉइंट जुड़ा हुआ है कि राहुल गांधी इस बात के लिए इसलिए तैयार हुए कहीं विपक्षी पार्टियां इस बात को लेकर कांग्रेस पर हमलावर न हो जाए। चलिए चर्चा करते हैं पहले 2022 के विधानसभा चुनाव की, जहां पर कांग्रेस ने अकेले लड़ा था चुनाव और केवल 2 सीटों पर विजय प्राप्त की थी।
अगर हम लोकसभा चुनाव पे चलें तो 2014 में उन्हें यूपी में केवल 2 सीट मिली थी, 2019 के लोकसभा में केवल 1 सीट मिली थी। लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो उसमें इंडिया गठबंधन के रूप में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव साथ में थे। सीटों का वितरण कुछ ऐसे हुआ कि 63 सीट पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा और 37 सीटों पर विजय प्राप्त करी और उत्तर प्रदेश में लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी उभर कर निकली। वहीं पर हम बात करें कांग्रेस की तो 17 सीटों पर लड़ने के बावजूद केवल वह 6 सीटों पर विजय प्राप्त कर पाए। ऐसे में स्ट्राइक रेट उनका बढ़िया नहीं था, लगभग 1/3 सीट ही वह जीत पाए। वहीं पर अखिलेश यादव आधे से अधिक सीट जीत कर आए थे और यहाँ पर जो इन्होंने 6 सीट जीती, इन 6 सीटों पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी के वोटर्स के माध्यम से जीत पाई। इनका यहाँ पर अपना कोई वोट बैंक एज सच बचा है नहीं, वह पूरे तरीके से समाजवादी पार्टी पर ही आश्रित है। तो राहुल गांधी को पता है कि अगर हम अकेले चुनाव पर जाएंगे या घमंड में आकर चीजों को खराब करेंगे तो हमारे ऊपर विपक्षी दल हमलावर हो जाएंगे और कांग्रेस के ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि वह अपने गठबंधन के साथ न्याय नहीं करती है। इस बात को लेकर एक जिद की बात आएगी बिहार चुनाव, जहां पर महागठबंधन और एक तरफ एनडीए दोनों बराबर लड़ रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने अपनी जिद से कुछ अधिक सीटें वहां पर प्राप्त करी और वह जीत नहीं पाई, जिस वजह से तेजस्वी यादव बिहार का चुनाव हार गए। शायद राहुल गांधी को यह पता है कि अगर इस बार भी जिद करेंगे और हमें यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। एक और बात जो यहाँ डिस्कस करनी है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से राजनीति चल रही है और अभी महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, तो जो कैडर का मोमेंटम है वह कहीं ब्रेक ना हो जाए। कारण है 2014, 2017, 2019, 2022 4 लगातार उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस कहीं पर नहीं थी। लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव जहां पर उन्होंने 6 सीट जीती, उसमें कैडर के अंदर एक आत्मसम्मान का भाव जो है वो जनरेट हुआ और यह आत्मसम्मान लेकर वह कैडर आगे बढ़ रहा है। उसके अंदर वो लड़ने का जज्बा आ चुका है। समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी हेल्प से कांग्रेस का रिवाइवल यहाँ पर देखा जा रहा है। यहाँ तक कि अमेठी की सीट जो पिछली बार राहुल गांधी हार गए थे, इस बार कांग्रेस का एक आम कार्यकर्ता उस सीट को जीत गया और यहाँ पे स्मृति ईरानी जैसे बड़े चेहरे को उन्होंने हराया। रायबरेली से भी वह जीत कर आए। तो इस तरीके से कैडर के अंदर एक उम्मीद की किरण जागृत हुई है और इस किरण को लेकर वह आगे बढ़ना चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इस जिद में जो वह यहाँ लड़ना चाह रहे हैं और इस उपचुनाव के आधार पर जो रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिले, अगर वह कांग्रेस के पक्ष में नहीं आए तो 2027 का मोमेंटम कहीं ब्रेक ना हो जाए। और जो कैडर के अंदर उम्मीद की किरण जागृत हुई है, जो कैडर लड़ना चाह रहा है, जीतना चाह रहा है, आगे बढ़ना चाह रहा है, राहुल गांधी को चेहरा मान चुका है, वह कैडर कहीं इन उपचुनावों के नतीजों से डर ना जाए, घबरा ना जाए और उसके कंधे कहीं झुक ना जाएं। तो इस वजह से भी राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं कि इन उपचुनावों को, क्योंकि यहाँ पर जो उपचुनाव हो रहे हैं इसमें कोई भी सीट कांग्रेस की है नहीं, तो ऐसे में कांग्रेस का औचित्य भी नहीं बनता कि वहां पर सीट की वो डिमांड करें। तो फिर उनके पास ऑप्शन क्या है? वह ऑप्शन रखना चाहते हैं कि कैडर मेरा मजबूत रहे, कैडर का जो सम्मान है, कैडर का जो आत्मविश्वास है वह मेंटेन रहे और उनके कंधे ना झुके। इस वजह से भी शायद वो अखिलेश यादव को अपने साथ लेकर चल रहे हैं और यहाँ पर घमंड नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि 27 का चुनाव ही यहाँ पर प्रमुख है। लोकसभा चुनाव का प्रभाव तो देश की राजनीति पर पड़ता है, लेकिन विधानसभा चुनाव के माध्यम से आप राज्य की राजनीति में प्रगाढ़ होते हैं, अपनी शक्ति को मजबूत करते हैं। और अभी जो कांग्रेस का माहौल बना हुआ है समाजवादी पार्टी की मदद से, उसको वो कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। गांधी इस बात को लेकर अब सहमत हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में बड़े भाई हैं, अग्रज की भूमिका में हैं और कांग्रेस को उन्हीं की छत्रछाया में आगे बढ़ना पड़ेगा, अन्यथा समस्याएं हो सकती हैं। और भाजपा भी इस उपचुनाव को नाक का सवाल बना चुकी है, क्योंकि 2 ऐसी घटनाएं हुई जिन घटनाओं ने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक माहौल को सेट कर दिया। यहाँ पर पहली घटना थी जेपी एनआईसी के दौरान, जो वहां पर पूरा आपने बवाल देखा, जिसमें अखिलेश यादव ने उसको एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया और जेपी की लीगेसी को कौन क्लेम करेगा उसको लेकर झगड़े वहां पर देखे गए। और दूसरा अभी बहराइच में होने वाला दंगा, इस दंगे ने भी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। शायद ध्रुवीकरण की राजनीति का यही तरीका है उत्तर प्रदेश में, जहां पर समाजवादी पार्टी एक का पक्ष लेती है और भाजपा एक का पक्ष लेती है और जनता बीच में पिसती रहती है। देखेंगे भविष्य में क्या होगा, लेकिन यह एक अच्छी रणनीति है जहां पर जो ज्यादा कैपेबल है उसको ही समर्थन दिया जाए, अन्यथा समस्या हो सकती है। दोस्तों,
उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आगे भी चर्चाएं करते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की